एमन अभी तक नंबर 1 पे मुल्तान सुल्तान, फिर क्वेटा ग्लैडिएटर, फिर पेशावर ज़ल्मी, क्या देख रही हैं आप अब तक जो भी रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, कौन सी टीम्स को देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे मुल्तान की टीम इस वक्त टॉप पर है, तो जब हमारा शो स्टार्ट हुआ था उस वक्त मैंने यही कहा था कि मुल्तान इज़ माय फेवरेट, और उसके पीछे वजह यही थी कि उनकी जो स्ट्रेटजी पिक्स थी वो मुझे बहुत पसंद अच्छा, थी। जो नंबर 1 पे आ गया वो मेरी फेवरेट लेकिन है। उसका रीज़न है, देखिए उन्होंने जो स्ट्रेटजी उनकी पिक्स जिसकी मैं बात करी वो ये है कि उन्होंने अपने लोकल प्लेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग लिए, लोकल प्लेयर्स स्ट्रॉन्ग लिए और फास्ट बॉलर्स बहुत ज़्यादा लिए। ये उनकी पिक इसलिए अच्छी थी क्योंकि आपको पता है कि जिस टीम में पार्शियल एडिशन हुआ है फॉरेन प्लेयर्स का, उसके हमने रिजल्ट्स ऊपर नीचे देखे हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान की जो टीम है उसमें थ्रू आउट उनके पास जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी अवेलेबल रहे हैं और उनके लोकल प्लेयर्स बहुत पोटेंशियल पे खेल रहे हैं। सेकेंडली, उन्होंने जिस तरह से अपने होम कंडीशन को यूज़ किया है वो उनके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, और आते साथ ही उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में फिर अपने स्पिनर्स को ले आए, फैसल अकरम का डेब्यू कराया, तो इनकी परफॉर्मेंसेस कमेंडेबल हैं। और वुमेन कोचेस भी ली, वुमेन कोचेस भी ली और जो कि बहुत इंप्रूव कर रही हैं। उसामा मीर की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, तो अच्छा काम हो रहा है उनकी टीम के साथ। लेकिन जैसे अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए जो कि 4th नंबर पे है, इनका स्टार्ट बहुत अच्छा था, लेकिन वही बात है कि इन्होंने अपने कॉम्बिनेशंस को बहुत ज़्यादा चेंज किया। तो जब आप टीम को मैचेस स्टार्ट होते हैं, टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, उस वक्त आपको अपनी एक टोन सेट करनी होती है। उस वक्त जब आप चेंजेस करते हैं तो आप रिस्क ले रहे होते हैं, और जब आप रिस्क लेते हैं तो वो उनकी फेवर में नहीं गया ओवरऑल। लेकिन अगर क्वेटा ग्लैडिएटर की बात करें तो इस वक्त इनके पास विल स्मिथ जैसा प्लेयर बेंच पे बैठा हुआ है, तो इनके जो सऊद शकील हैं उनको फर्स्ट टाइम चांस मिला है पीएसएल में खेलने का, और उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है कि विल स्मिथ जिन्होंने लास्ट टाइम सेंचुरी की थी, इंग्लिश प्लेयर हैं, और बहुत उसके बाद पीएसएल के बाद ये इंग्लैंड की टीम में भी खेले, मतलब बहुत अपने आप को ऊपर लेकर आए। लेकिन इनकी लोकल प्लेयर्स ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि क्वेटा ग्लैडिएटर को इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। बड़ी ज़रूरत है। और जी एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो ये अच्छी लगती है कि ठीक है जी, जो फ्रेंचाइजर होते हैं उनको वो चाहते हैं कि टीम जीते, लेकिन अगर अपने जो प्लेयर्स होते हैं ना उन्हें हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाएं ताकि ये पाकिस्तान के लिए खेल पाए। नसीम भाई, अगर हम मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर की बात करते हैं तो ये तो चलें जी बड़े सेफ जोन में नज़र आ रही हैं, पेशावर ज़ल्मी भी सेफ जोन में है, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर, कौन टॉप 4 में जाएगा? अंदाज़ा क्या लग रहा है आपको? लाहौर कलंदर तो जी माइनस में चल रहा है बिल्कुल, और माइनस में तो काफ़ी चल रहे हैं। टॉप 5 में अगर आप कहें कि किसी एक टीम ने क्वालिफाई कर लिया तो अब तक क्वालिफाई किसी एक टीम ने भी किया है, आधा पीएसएल हो गया। तो मुल्तान सुल्तान के सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के भी इक्वली चांस दिखाई दे रहे हैं कि ये प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी की टीम बाबर आजम की क़यादत में खासी फॉर्मेडेबल दिखाई दे रही है। बाकी टीमों से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये भी प्लेऑफ में जाने के कंटेंडर लग रहे हैं क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा खेल रहा है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर मैं देखूं तो मुझे रिजवान अपनी कैप्टनशिप की वजह से या टीम को मुतहर्रिक रखने की वजह से उनकी अपनी परफॉर्मेंस आगे बहुत काउंट करेगी, क्योंकि इस वक्त मैं अगर रिजवान को बैटिंग ऑर्डर में भी देख रहा हूं तो खासे नीचे दिखाई दे रहे हैं। वो 8वें नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, 187 उनके रन हैं 6 मैचों में, और उनका स्ट्राइक रेट भी 118 है। देखें, रन्स और स्ट्राइक रेट दो ज़्यादा काउंट करता है इस क्रिकेट के अंदर, जिसको हम T20 क्रिकेट कहते हैं। अगर हम इस रन्स में देखें तो ज़्यादातर आपको जो लिस्ट टॉप 10 दिखाई देंगे उसमें मोस्टली टॉप 3 बैटर्स होंगे, क्योंकि उन्हें मौका ज़्यादा मिलता है। चाहे रेज़ा हेंड्रिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बाबर आजम दिखाई दे रहे हैं, साइम अयूब दिखाई दे रहे हैं, रिजवान आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे आपको बहुत सारे दिखाई देंगे क्योंकि इनके पास ऑप्शन ज़्यादा है, इनको बॉल ज़्यादा मिल रही है। उनका स्ट्राइक रेट क्या था, उन्होंने किस स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, किस कंडीशन में वो कैसा खेल कर गए। एक मैच ऐसा भी था कि राइले रोजो को रना बॉल से भी कम खेलना था, वो मैच जिता के गए। वो भी काउंट करता है कि उन्होंने अपनी टीम को मैच जिताया, वहाँ स्ट्राइक रेट की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मोस्टली T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट, अगर इस वक्त अगर कल तक की मैं बात करूँ, आप अगर रन्स के एतबार से छोड़ दें तो बाबर आजम वाकई ये बहुत अच्छा ये पीएसएल खेल रहे हैं, वो पहले भी बहुत अच्छा। अगर हम नसीम भाई टॉप 10 हाईएस्ट रन स्कोर्स बैटर्स की बात करते हैं तो उसमें बाबर आजम नंबर 1 पे, उसके बाद काफ़ी फॉरनर्स के बाद साहिबजादा फरहान आ रहे हैं, लास्ट में साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान ये लोग आ रहे हैं, बीच में जितने भी हैं डसन हैं, रेज़ा हेंड्रिक हैं, पोलार्ड है, ये फॉरनर्स आ गए हैं। देखिए, ये इनमें पोलार्ड अगर देखें तो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटिंग है। वैन डर ड्यूसन 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं, रेज़ा हेंड्रिक्स ओपन भी करते हैं और वन डाउन भी आते हैं, तो ये टॉप 3 बैटर्स के लिए ज़रा ज़्यादा ऑप्शन होता है। कराची किंग्स से पोलार्ड इसलिए ज़्यादा अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना तो शान मसूद उस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ना विंस परफॉर्म कर रहे हैं, ना सिफर्ट से जो शामिल हुए वो भी उस तरीके से इनके टॉप ऑर्डर में परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें नवाज़ को 4 या 5 नंबर पर बैटिंग करानी पड़ती है, और कैरिन पोलार्ड की बैटिंग चूँकि आ रही है इस वजह से उनके रन्स दिखाई दे रहे हैं मोस्टली। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कल तक परसों रात तक अगर मैं स्ट्राइक रेट देख रहा था अपने बैटर्स के, सऊद शकील
जिनका नाम ही नहीं आता टेस्ट क्रिकेट में, वो 2 दिन पहले तक स्ट्राइक रेट में टॉप पर थे। आज भी अगर वो देखा जाए तो तमाम बैटर्स में वो बैटर्स जिन्होंने इस PSL 9 में 50 से ज़्यादा बॉल्स खेली हैं, उनमें टॉप स्ट्राइक रेट सऊद शकील का 164.4 है। दूसरे नंबर पे बाबर आजम 152.6। तीसरे नंबर पर आपके जो हमारे खब्बे साइम अय्यूब आ जाते हैं 147.7। उसके बाद आपके साहबजादा फरहान आते हैं 126.7, दैन रिजवान 118.4 और फ़खर ज़मान 103.9। मैं ये बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ फ़खर ज़मान हो गए और रिजवान हो गए, ये फर्स्ट चॉइस होते हैं टीम के अंदर, ये तो होंगे ही टीम में, इनके बगैर तो टीम बन ही नहीं सकती। कैसे नहीं बन सकती? अगर फ़खर ज़मान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो सऊद शकील अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मॉडर्न डे। और देखें ये मैं बहुत शायद ये क्रिकेटर हमारे साथ बैठी हुई हैं, वेस्ट इंडीज़ की पिचेस पे 200 के मैचेस बहुत कम होते हैं। वहाँ पे आपको टेक्निकली साउंड बैट्समैन भी चाहिए होता है, हर गेंद हिट बाहर नहीं चली जाएगी। वहाँ पे आपको अपनी इनिंग को ग्राफ्ट करना पड़ता है जहाँ बॉल मिलती है। अगर आप कैरेबियन प्रीमियर लीग के मोस्टली मैचेस देखें, हमारी लीग की तरह 200-190 के मैचेस नहीं होते, वो 160-170 के मैचेस होते हैं। तो इसका मकसद है कि सऊद शकील टेक्निकली ज़्यादा साउंड है। अगर वो फ़खर से अच्छा खेल रहे हैं टॉप ऑर्डर पे, तो फिर सऊद शकील को टीम में होना चाहिए। यही कह रहा हूँ ना कि हमने सऊद शकील को, तो ये तो नदीम उमर साहब को और शेन वॉटसन को और मोइन खान साहब को क्रेडिट जाता है कि जिन लोगों ने सऊद शकील के लिए प्लान किया कि इनको हम टॉप ऑर्डर पे खिलाएंगे। ख्वाजा नाफे के होते हुए, ख्वाजा नाफे इससे पहले जितने टूर्नामेंट्स होते हैं, उमर एसोसिएट्स हों, सब में वो ओपन करते हैं, वो नाफे को 3 पे लेके चले गए। तो ये क्रेडिट जाता है उनको कि, और अगर सऊद शकील अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके टॉप 3 सऊद शकील, बाबर आजम और साइम अय्यूब क्यों नहीं हो सकते? और अगर साहबजादा फरहान की वो कैपेबिलिटी है कि अगर वो ओपनर नहीं है तो 4 नंबर पे भी आके बैटिंग कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ इफ्तिखार मिडिल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, आपको आजम खान को भी देखना चाहिए कि वो कैसा खेल रहे हैं। अच्छा, ये जो चलें जी, एक रेगुलर हमारे टीम जो है वो अनाउंस हो जाती है हर दफ़ा ही, लेकिन अभी क्योंकि ज़ाहिर है जो अभी पिछला वर्ल्ड कप गुजरा उसमें जिस तरह की परफॉर्मेंस आई वो एक बड़ी ख़राब परफॉर्मेंस थी। और अब जो है स्पेशली PCB को बैठ कर ही सोचना होगा, जैसे नसीम भाई ने बताया, और भी क्रिकेट हलकों में बातें हो रही हैं और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उन्हें चांस देना चाहिए। बहुत हो चुका जी ये दोस्ती यारी, हम थक चुके हैं ये चीज़ें देख के कि वो उसका रिश्तेदार है, वो उसका दामाद है, वो उसका दामाद है, ये सारी चीज़ों से बाहर आना चाहिए।